नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को भी कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ की गई? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के किबीथू गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और यह प्रोग्राम किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास, उसको आत्मनिर्भर बनाना, ये मूल उद्देश्य है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। याद रखिएगा, ये जो किबीथू गांव है, ये भारत का सबसे पूर्वी गांव है। ये गांव भारत और चीन की सीमा पर है। और याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है किबीथू। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ज्योतिराव फूले जयंती कब मनाई गई? तो याद रखिएगा, 11 अप्रैल को ज्योतिराव फूले जयंती यानी ज्योतिबा फूले जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई और ये इनकी 196वीं जयंती थी। याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा, ज्योतिराव फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि टाइम आउट ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ है जिसका नाम है मुंबई और इसको इस सूची में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? और ये जो सर्वश्रेष्ठ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शहरों की सूची है, इसमें कुल 19 शहरों की ही सूची जारी की गई है जिसमें 19वें स्थान पर मुंबई है। याद रखिएगा, इसमें पहला स्थान बर्लिन का है जो कि जर्मनी में है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 जो होगा, ये किस क्रम का होगा? तो याद रखिएगा, ये 9वां संस्करण होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का। याद रखिएगा, आप सभी जानते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था और जो 2023 में मनाया जाएगा ये इसका 9वां संस्करण होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जलाबाला वैद्य का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जलाबाला वैद्य रंगमंच अभिनेत्री थी और ये अक्षरा थिएटर जो कि दिल्ली में है, इसके सह संस्थापक थी। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे जलाबाला वैद्य के संदर्भ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। क्लियर? यानी जिस तिथि को ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई गई 11 अप्रैल को, उसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया गया। अब देखिए, यहां पर प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, ये किसकी वर्षगांठ पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने 2003 में कस्तूरबा गांधी जी की वर्षगांठ जो कि 11 अप्रैल को होती है, इस तिथि को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। क्लियर है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किसके वर्षगांठ के अवसर पर? कस्तूरबा गांधी जी के। और कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं जिनका नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाए। लेकिन याद रखिएगा, डेविड वार्नर ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। इनके पहले विराट कोहली और शिखर धवन ने यह उपलब्धि हासिल की है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार सोडियम के उपभोग को 30% कम करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 तक सोडियम के उपयोग को 30% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा, न्याय प्रदान करने में जो शीर्ष राज्य है उसमें पहले नंबर पे कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो राज्यों को न्याय प्रदान करने में जो शीर्ष क्रम में दिया गया इनका स्थान, ये किस रिपोर्ट में है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें सबसे निचला है। उत्तर प्रदेश इसमें 18वें स्थान पर है। क्लियर? अगर हम यही छोटे राज्यों की बात कर लें तो छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु सहित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा, 2030 तक। यानी अगर एक लाइन में इसको समराइज कर दें तो भारत ने 2030 तक परमाणु सहित गैर जीवाश्म ईंधन के स्रोत की क्षमता 500 गीगावाट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्लियर? 500 गीगावाट 2030 तक। किसके लिए? परमाणु सहित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत क्षमता के लिए। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो लक्ष्य निर्धारित है ये COP26 में भारत की घोषणा के अनुरूप है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ में
संवाद भागीदार के रूप में किसे शामिल करने की मंजूरी मिल गई है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब को संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। क्लियर? यहां पर एक बात और मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 2022 में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं किसने? ईरान ने। किसमें? संघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज हैं उन पर हस्ताक्षर किए हैं ईरान ने। लेकिन याद रखिएगा अभी इसको पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। क्लियर है? तो इसलिए आप जो पूर्ण सदस्य हैं उनमें इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, तब आपका जवाब होगा ईरान ने, और संवाद भागीदार के तौर पर सऊदी अरब को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 6वां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ वो कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा ये हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ। कौन सा क्रम का था? 6वां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में। अब यहां पर जरा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में देख लीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में EAS कहते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है इसमें सदस्य देशों की संख्या 18 है, जिसमें 10 आसियान देश हैं और इन 10 आसियान देश के अलावा 8 अन्य देश हैं। कौन कौन है 8 अन्य देश? इसमें ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, दक्षिण कोरिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, अमेरिका है और रूस है। क्लियर है? यानी ये 8 अन्य देश हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हिम तेंदुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो लेपर्ड, इसको IUCN के रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा वल्नरेबल यानी VU की श्रेणी में है हिम तेंदुआ IUCN की रेड लिस्ट में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। और ये चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की थी। क्लियर? याद रखिएगा मोहम्मद गोरी का नाम, जो मूल नाम था इसका, वो था मोहम्मद बिन साम। यानी अगर आपको कहीं मोहम्मद गोरी की जगह पर मोहम्मद बिन साम लिखा रहे तो दोनों एक ही है। क्लियर? यानी चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन साम ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि चंदावर वर्तमान में कहां पर है, तो याद रखिएगा वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति एक तरफ दर्शाई गई और दूसरी तरफ कलमा लिखा गया जो कि अरबी में खुदा हुआ था। ये किसके सिक्कों की विशेषता है? तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के समय में जो सिक्के थे उसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था अरबी में। क्लियर? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे कहवा की खेती के संदर्भ में। क्लियर? कहवा की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो याद रखिएगा कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। और कहवा की खेती के लिए जो वार्षिक वर्षा है वो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मृदा की बात करें तो कहवा की खेती के लिए काली अर्थात दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जो भूमि है वो कैसी होनी चाहिए? ढलान नुमा। कैसी होनी चाहिए? ढलान नुमा भूमि होनी चाहिए। अगर हम भारत में कहवा की किस्मों की बात कर लें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की किस्म भारत में है। एक है अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। और याद रखिएगा अगर इन दोनों की तुलना करें तो जो रोबस्टा है ये इसका उत्पादन ज्यादा होता है भारत में। क्लियर? यदि हम कहवा की खेती के संदर्भ में क्षेत्र की बात कर लें तो नीलगिरी की पहाड़ी के पास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में कहवा की खेती की जाती है। क्लियर? और याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जो कहवा के संदर्भ में जो बोर्ड है, क्लियर है, कॉफी बोर्ड जो है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। ये मैं पूर्व में बता चुका हूं, यहां पर लिखा नहीं मैंने क्योंकि ये पूर्व में किया जा चुका है, तो याद रखेंगे कहां पर है? बेंगलुरु में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोत्सवाना कहां पर है? देखिए बोत्सवाना को लेने के पीछे ये कारण था कि बोत्सवाना के विदेश मंत्री भारत की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो जरा बोत्सवाना के संदर्भ में देख लीजिए कि ये दक्षिण अफ्रीका के मध्य में स्थित देश है। अगर हम बोत्सवाना की राजधानी की बात करें तो बोत्सवाना की राजधानी कहां पर है? गैबोरोन। कहां पर है? गैबोरोन। याद रखिएगा जो बोत्सवाना है अगर इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा पश्चिम और उत्तर में नामीबिया से लगी हुई है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका है और उत्तर पूर्व में जाम्बिया और जिम्बाब्वे से इसकी सीमा साझा होती है। क्लियर है? जो विदेश मंत्री बोत्सवाना के भारत की यात्रा पर थे उनका नाम क्या है? कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा लेमोगांग क्वाम्पे। लेमोगांग क्वापे जो है वो विदेश मंत्री बोत्सवाना थे जो भारत की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फूटा जालोन पठार कहां पर है? तो याद रखिएगा जो फूटा जालोन पठार है ये पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में। कहां पर है? गिनी में। और गिनी कहां पर है? ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहां पर फूटा जालोन पठार है। अब देखिए जो फूटा जालोन पठार है यहीं से गैम्बिया और सेनेगल नदियों का उद्गम होता है। क्लियर है? यानी गैम्बिया और सेनेगल नदियों का उद्गम कहां से? फूटा जालोन पठार गिनी से। याद रखिएगा इस पठारी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको फुलानी कहा जाता है। क्लियर है? और ये मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य करते हैं।
याद रखिएगा, अभी बात हुई है सेनेगल नदी की, तो एक प्रश्न आपके यहाँ पूछा गया था कि सेनेगल नदी किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा, सेनेगल नदी सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच में, सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है सेनेगल नदी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AKTU, यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये है कहां पर? लखनऊ में। इसने ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड देने का सोचा है। अब इस अवार्ड को देने के लिए इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? तो यूएसए की एक एंटरप्रेन्योर संस्था है, उसके साथ इसने कोलैबोरेशन किया है और ये ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड देगा। कौन? AKTU। और कहां पर? ये लखनऊ में। आपसे सीधा प्रश्न भी यहां पूछ सकता है, इसके स्टैटिक पार्ट से पूछ सकता है कि AKTU अर्थात अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो आपका सीधा जवाब होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, और जब गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस समय राजा सालवाहन के किले की खुदाई हो रही थी, वहां की जमीन की, और राजा सालवान के किले की जमीन की खुदाई होते समय भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। क्लियर है? एक तो ये बात हो गई कि किस भगवान की मूर्ति मिली, तो भगवान विष्णु की। कहां से? राजा सालवाहन के किले से। अब यह भी पूछा जा सकता है कि राजा सालवाहन किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखिएगा ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड में 360 करोड़ वर्ष पुराने पत्थर मिले हैं, इन पत्थरों के अध्ययन का कार्य किस विश्वविद्यालय को दिया गया? तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में प्राप्त 360 करोड़ वर्ष पुराने पत्थरों का अध्ययन करेगा, और ये लगभग 400 करोड़ वर्ष पुराने पत्थरों का अध्ययन करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पागल बाबा मंदिर संबंधित है किससे? तो याद रखिए ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, पागल बाबा मंदिर। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पागल बाबा मंदिर कहां पर है? तो याद रखिएगा वृंदावन में है। देखिए, वृंदावन की एक मंदिर का संदर्भ मैंने कल के भी क्लास में दिया था, वो है उमा शक्तिपीठ, जिसे आप कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं, ये भी वृंदावन में है। इसके संदर्भ में कम्युनिटी टैब में एक प्रश्न पूछा गया था मेरे द्वारा, ज्यादातर लोगों ने इसका जवाब वाराणसी दिया है, बहुत कम लोगों ने वृंदावन सही आंसर किया है। तो इसलिए आप इसको बहुत सतर्कता से इन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे कि पागल बाबा मंदिर, उमा शक्तिपीठ या कात्यायनी पीठ, ये कहां पर है? वृंदावन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर दानिश खान ने, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इन्होंने ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा दानिश खान जी के संदर्भ में कि दिसंबर में एक ऑल इंडिया दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप भी हुई थी। कहां पर? जयपुर में। इसमें दानिश खान ने सिल्वर मेडल जीता था। क्लियर है? यानी ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता दानिश खान ने। क्लियर है? और यहां पर सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूपी गौरव सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो याद रखेंगे योगेंद्र योगी को, ये एक युवा साहित्यकार है जिन्हें यूपी गौरव सम्मान 2023 मिला है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि योगेंद्र योगी जी का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा ये बहराइच के हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 19वां युवा महोत्सव जो कि फर्रुखाबाद में हुआ, इसमें सेफ क्वीन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो याद रखेंगे सेफ क्वीन प्रतियोगिता में पहला स्थान श्रुति वर्मा ने जीता है, दूसरा स्थान मुस्कान ने, और तीसरा स्थान नेहा ने जीता है। यहां पर आपको पहले स्थान को याद रखना है, श्रुति वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अटाला मस्जिद कहां पर है? तो याद रखिएगा अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था, तो याद रखिएगा 1393 में फिरोज शाह के द्वारा इस अटाला मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराया गया था 1393 में, और इसे पूरा कराया गया 1408 में इब्राहिम सर्की के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसका कथन है? यहां से मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा? तो आपका जवाब होगा अरविंद घोष ने। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1780 में हुआ था। किसके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्ट हेकी के द्वारा, यानी जेम्स ऑगस्ट हेकी ने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। अगला पूछा जा रहा है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो याद रखिएगा 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना, तो याद रखिएगा 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो स्टेटमेंट के संदर्भ में, दूसरी बात यह है कि द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, यह स्टेटमेंट किसका है और कब दिया गया?
तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि आजादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। गांधी जी के संदर्भ में एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है आपसे, वो है कि जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहां पर रहेगा तब तक सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? गांधी जी का। और ये स्टेटमेंट उन्होंने लुई फिशर को साक्षात्कार देते वक्त कहा था। यानी गांधी जी ने जब लुई फिशर को साक्षात्कार दिया तो कहा कि जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहां पर रहेगी, यहां रहेगी यानी भारत में रहेगी, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सारा बंदी आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखिएगा सारा बंदी आंदोलन 1922 में हुआ और ये किससे संबंधित है? कोई कर नहीं देने से संबंधित। क्लियर है? और ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 में सारा बंदी आंदोलन हुआ। जब बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन की, तो बारदोली आंदोलन आपको ध्यान में रखना होगा। ये भी 1922 में। बारदोली कहां पर है? गुजरात राज्य के सूरत में। और 1922 में जो बारदोली आंदोलन हुआ उसका भी नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1922 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। साराबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। याद रखिएगा ये जो बारदोली आंदोलन था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन किसने किया था? तो इसमें मेड़ता बंधुओं ने। अब ये मेड़ता बंधु कौन कौन थे? कल्याण जी और कुंवर जी, इन्होंने सहयोग दिया और इनके साथ साथ दयाल जी देसाई ने भी पटेल साहब का समर्थन किया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पॉलिटी से संदर्भित है। पूछा जा रहा है कि आपात उपबंध किस भाग में है? तो याद रखिएगा आपात उपबंध भाग 18 में है। पूछा जा रहा है कि जो आपात की उद्घोषणा है किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के तहत। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो याद रखिएगा अब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। क्लियर है? अब कब कब किया गया जरा इसको भी देख लीजिए। अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 352 के तहत आपातकाल लगा। अब ये 1962 में क्या हुआ था? चीन के द्वारा बाह्य आक्रमण के आधार पर, जब चीन के द्वारा बाह्य आक्रमण किया गया तो इस आधार पर अक्टूबर 1962 में आपातकाल लगा। इसके बाद दिसंबर 1971 को लगा जब पाकिस्तान के द्वारा अघोषित युद्ध छेड़ा गया। उसके बाद जून 1975 में लगा आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी 1962 में, 1971 में और 1975 में ये 3 बार 352 का प्रयोग किया गया। एक बार 62 में बाह्य आक्रमण के लिए, 71 में अघोषित युद्ध के लिए और 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें 352 में एक संशोधन किया गया है, वो था 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 से आंतरिक अशांति को हटाया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया। यानी जो जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था, तब तो ये व्यवस्था थी कि 352 में जो आपातकाल लगेगा वो 3 आधार पर लगेगा। 44वें संविधान संशोधन के पहले की बात बता रहा हूं, बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो उसमें अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्लियर? यानी जो वर्तमान स्थिति है अनुच्छेद 352 के लगने की, उसमें 3 आधार हैं, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। अब यहां पर आपातकाल के संदर्भ में आपसे कोई भी प्रश्न 352 के संदर्भ में गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। याद रखिएगा इस अनुच्छेद 222, याद रखिएगा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण। इस अनुच्छेद 222 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में कर सकते हैं। क्लियर है? किसमें दिया गया? अनुच्छेद 222 में। अगला प्रश्न है अनुसूची 8 के संदर्भ में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं हम अनुसूची 8 की, तो ये किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है, यानी लैंग्वेजेस से संबंधित है। याद रखिएगा जब अनुसूची मूल रूप में थी तो इसमें कुल 14 भाषाएं थी। क्लियर? वर्तमान समय में इसमें भाषाओं की संख्या 22 हो गई। इसका मतलब कि कुछ संविधान संशोधन किए गए और उनके द्वारा इसमें भाषाएं ऐड की गई, तो ये 14 से अब वर्तमान में 22 हो गई हैं। अब जरा उन संविधान संशोधन को देख लीजिए। पहली बार 21वें संशोधन के तहत 1967 में यानी 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर है? फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जुड़ी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, जिसको शॉर्ट ट्रिक में आप KNM कहते हैं। K फॉर कोंकणी, N फॉर नेपाली एंड M फॉर मणिपुरी। क्लियर? फिर उसके बाद आया 92वां संविधान संशोधन। ये था 2003 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 2004 में। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। क्लियर? इस प्रकार इन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। जब 14 में 8 जोड़ेगा तो 22 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए मैं ये क्यों कह रहा था कि ये 8वीं अनुसूची परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके पीछे 3 मूल कारण है। 2 घटनाएं अभी करंट में हुई हैं इन भाषा के संदर्भ में, और तीसरी घटना जो मैं पहले उल्लेख कर दे रहा हूं कि ये आयोग का बहुत चहेता प्रश्न है।
पिछली बार तो आयोग इतना उत्साह में था कि उसने विवादित प्रश्न तक बना दिया था। क्लियर है? तो आइए जरा दो और घटनाएं कौन सी करंट में हुई भाषा के संदर्भ में, जरा उसको भी देख लीजिए। किरण रिजिजू साहब ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में संविधान के डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। क्लियर है? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जो किरण रिजिजू साहब ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में किस भाषा के पहले संस्करण को जारी किया, तो याद रखिएगा डोंगरी को। और डोंगरी को यह भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, और इसे प्रभावी किया गया 2004 में। क्लियर है? तो ये बातें बिल्कुल आपको रिलेट करके याद रखेंगे। एक और बात हुई थी जो कुछ महीने पहले हुई, वो क्या हुई थी कि सरकार ने 22 भाषा केंद्र को स्थापित करने की योजना बनाई। अब ये जो 22 भाषाएं, ये क्या है? जो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, उनके आधार पर 22 भाषा केंद्र स्थापित करेगा। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। किस पहल के तहत? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS पहल के तहत। क्लियर है? तो देखिए कैसे स्टैटिक और करंट के पार्ट को आपस में कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, और यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर भाषा से कोई प्रश्न डोंगरी से पूछ दे, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह रहेगा कि यह करंट से पूछा गया प्रश्न था। क्लियर? तो आप इस पूरे चीज को कोरिलेट करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। याद रखेंगे आप, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है। किसके पास है? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो निवारक निरोध है यानी प्रिवेंशन डिटेंशन है, इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। क्लियर है? यानी भारत में प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, और यह किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 22 के सब क्लाज 4 में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है वो किस भाग के किस अध्याय में है? तो याद रखिएगा भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध है। क्लियर? और ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के तहत। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है आपके यहाँ कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है, ये किस भाग और किस अध्याय में है? तो याद रखिएगा भाग 11 के अध्याय 2 में केंद्र और राज्यों के बीच के प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 ये प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो आर्थिक संबंधों की विवेचना है यानी जो राजस्वों का वितरण है वो किस भाग में है? तो याद रखिएगा वो भाग 12 में। किसमें है? भाग 12 में। यहां पर उसका उल्लेख करना छूट गया है। याद रखिएगा ये किसमें है? भाग 12 में है। क्लियर है? और भाग 12 अध्याय 1 में। याद रखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच में जो आर्थिक संबंधों की विवेचना है यानी राजस्वों का जो वितरण है वो भाग 12 के अध्याय 1 में है, और अनुच्छेद 268 से 281 के संदर्भ में अनुच्छेद इसके संबंध में है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। क्लियर? यानी कोई भी गुंडा टैक्स आप वसूल नहीं सकते हैं। विधि के प्राधिकार के तहत ही कोई कर लगेगा, बिना उसके कोई कर न तो लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 265 में उल्लेखित है। क्लियर? तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।